हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। देखिए, कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कि भाई जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सीजीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और जो हमारे अदर जजेज हैं, अन्य मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो सारी बातें हमने कल अच्छे से कर ली थी। ठीक है। उसके अलावा 1950 में कितने जज थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि प्रेजेंट टाइम में कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो सारी बातें तो कल हो गई थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज आगे, और आज हम लेकर के आए हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं भी रेड कलर की वजह से आपको सही से नहीं दिख रहा हो, बट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार। ज्यूरिसडिक्शन को क्या बोलते हैं? ज्यूरिसडिक्शन को बोलते हैं क्षेत्राधिकार। क्या बोलते हैं? क्षेत्राधिकार ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है। अब अगर बात करें कि भाई ये ज्यूरिसडिक्शन है क्या, तो अपन ये तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक क्या है, लीगल अथॉरिटी है। सिंपल बात। ठीक है। और ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? क्षेत्राधिकार। क्या होता है इसका मतलब? क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है। अब अगर बात करें अपन कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में कितने प्रकार के पार्ट हैं, अगर अपन ऐसे कहें कितने प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो बच्चों 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब अपन इन सब को जो अपन बात कर रहे हैं कि भाई ज्यूरिसडिक्शन क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट की लीगल अथॉरिटी है। क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की क्या है? लीगल अथॉरिटी है। ठीक है। अब ये क्षेत्राधिकार को अगर अपन बांटेंगे तो 5 आधार पर बांट सकते हैं। कितने आधार पर बांट सकते हैं? 5 आधार पर इनको बांटा जा सकता है। पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर हिंदी में मैं आपको बता दूंगा। देखिए 5 आधार कौन कौन से हैं बच्चों, ध्यान से देखो। पहला, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। पहला कौन सा है? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा है बच्चों ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा कौन सा है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल क्षेत्राधिकार। जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मूल क्षेत्राधिकार। तीसरा है बच्चों रिट ज्यूरिसडिक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिट क्षेत्राधिकार। क्या बोलते हैं? रिट क्षेत्राधिकार। फोर्थ नंबर का है बच्चों एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसको बोलते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार। क्या बोलते हैं? सलाहकारी क्षेत्राधिकार। और फिफ्थ नंबर का है बच्चों रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसको बोलते हैं संशोधन क्षेत्राधिकार। क्या बोलते हैं? संशोधन क्षेत्राधिकार बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए आप देख सकते हो बच्चों। ज़्यादा ही जूम हो गया। आप देख सकते हो कि हिंदी में इनका नाम ये है। तो ये 5 प्रकार से हम ज्यूरिसडिक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। 5 भागों से हम क्षेत्राधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है, उनको बांट सकते हैं। अब हम एक एक करके इन 5 की 5 को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो देखिए वापस इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, नहीं, यहाँ पे मैं आपको ये 5 बता रहा हूँ जो मेन मेन है, कि भाई ये मेन 5 आधारों पर हम यहाँ पे बांट रहे हैं। ठीक है। हाँ, संशोधन रेट नहीं है उसमें। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, अगर बात करें हम स्टूडेंट सबसे पहले अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कि भाई अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कि भाई सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होने के नाते भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय भी है। सुप्रीम कोर्ट बीइंग अ एपेक्स कोर्ट इज आल्सो एपेक्स कोर्ट इज आल्सो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपीलेट इंडिया। सिंपल बात है कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में जुडिशरी फॉर्म में सबसे सुप्रीम लेवल पर है। ठीक है। तो अपील का क्षेत्राधिकार भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। ठीक है। और सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी अपील की अगर कोई है तो वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इसमें तो कोई बात नहीं है, समझने लग जाएगा। ठीक है, पता है आपको ये बात तो। और हाँ देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, ये दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर आपके साथ कुछ हुआ तो ऐसा नहीं है कि आप हर मुद्दे को लेकर के या हर केस को लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं होती हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आर्टिकल 32 के द्वारा आप जा सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल अगर और भी मुद्दे हैं तो फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में मान के चलो आप गए, लेकिन सबऑर्डिनेट के फैसले से मान के चलो आप खुश नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप गए। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं हो। ठीक है। तो बेसिकली तो यहाँ पे आते हैं लोग बात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये तो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधिकतर लोग तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं। ठीक है। लेकिन इसके फैसले भी आप खुश नहीं हो, नॉट हैप्पी, तो फिर आप कहाँ जा सकते हो बच्चों? सीधा हाई कोर्ट। कहाँ जा सकते हो?
हाई कोर्ट जाओगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। ये बात तो हमने कल पढ़ ली थी अच्छे से कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया था कि भाई अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, आप उसके डिसीजन से खुश नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी खुश नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। ये बारी सारी बातें तो कल हो गई थी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कौन सा, अपीलेट टाइप या अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब अपीलेट टाइप या अपीलेट जुरिस्डिक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें भी बच्चों हम 4 चीजों को पढ़ सकते हैं, मतलब 4 मामलों से संबंधित हम देख सकते हैं इस वाली जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार को। एक तो सिविल मामलों में, एक आपराधिक मामलों में मतलब क्रिमिनल मैटर्स में, एक देख सकते हैं संवैधानिक मामलों में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, और एक देख सकते हैं विशेष अनुमति द्वारा अपील। इधर पर देता हूं बच्चों, अपील्स इन सिविल मैटर, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अपील्स बाय स्पेशल लीव। मतलब जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उसको भी 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, 4 भागों में। देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले जुरिस्डिक्शन को बांटा 5 भागों में, ठीक है। उसके बाद अपीलेट जुरिस्डिक्शन को बांटा है 4 भागों में। तो पहले अपन उन 5 भाग, मतलब जो पहले अपन क्या करते हैं, या तो आपका हो तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन पूरा करा दूं पहले, ठीक है, इनके 4 पार्ट ही कंप्लीट करा दूं, ठीक है। देन उसके बाद चलिए अगर बात करें बच्चों कि भाई अपील इन सिविल मैटर, अब पढ़ रहे हैं बच्चों अपन ये पहला वाला अपील इन सिविल मैटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा, फिर 4th नंबर का, फिर आएंगे अपन सेकंड वाले जुरिस्डिक्शन पर, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। तो अगर बात करें बच्चों पहले की अपील्स इन सिविल मैटर, तो देखिए अगर मान के चलो, देखो बच्चों ध्यान से, ये हाई कोर्ट है ये वाला, एंड ये सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, ठीक है। कि अगर मान के चलो बच्चों आपने हाई कोर्ट में कोई केस दायर किया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, बट आप हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हो, तो फिर आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। बट आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो बच्चों, कोई प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को फॉलो करोगे, देन उसके बाद ही आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सिंपल बात, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, वो प्रक्रियाएं क्या हैं जिनके द्वारा कि अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और आप हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हो, सहमत नहीं हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करना चाहते हो, तो वो प्रक्रियाएं, वो प्रोसेस क्या है जिसके द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो सुनो, कंडीशन 2 है बच्चों, ये देखो ध्यान से इधर 2 कंडीशन। पहला कि हाई कोर्ट सर्टिफाइज करे केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, कि भाई हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करे कि हाँ भाई जो ये मुद्दा है वो जनरल इंपॉर्टेंस का है। किसका है, जनरल इंपॉर्टेंस का। एक बार इधर पढ़ देते हैं बच्चों की, सुप्रीम हाई कोर्ट प्रमाणित करता है उच्च न्यायालय की राय में जो उक्त केस या उक्त प्रश्न का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब अगर हाई कोर्ट कह दे कि हाँ भाई ये जो केस है वो जनरल इंटरेस्ट का है और इस पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट सही से दे पाएगा, तो फिर आप हाई कोर्ट से सीधा कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कंप्लीट है यहां तक। अगर दूसरा मुद्दा बच्चों, ये शायद सही से दिख नहीं रहा होगा बट मैं पढ़ देता हूं कि हाई कोर्ट सर्टिफाइड इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट द सेट क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि भाई हाई कोर्ट ये प्रमाणित करे कि उच्च न्यायालय की राय में उक्त जो केस है उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। तो एक तो जनरल इंटरेस्ट वाला मुद्दा हो, ठीक है, उसमें भी हाई कोर्ट कह दे, सर्टिफाई कर दे कि हाँ ठीक है भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपनी अपील लेकर के। दूसरा मुद्दा क्या होना चाहिए कि अगर हाई कोर्ट कहता है कि हाँ भाई इस डिसीजन, मतलब इस केस पर सबसे अच्छा डिसीजन कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, तो भी आप कहां जा सकते हो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब बिना हाई कोर्ट की अपील के, मतलब बिना हाई कोर्ट के सर्टिफाई किए आप कहां नहीं जाओगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। किस मैटर में ये बात कर रहे हैं बच्चों अपन, किसकी, सिविल मैटर की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये सिविल मैटर की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल मैटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिविल मैटर में हाई कोर्ट के बिना अनुमति के, हाई कोर्ट के बिना सर्टिफाई किए आप कहां नहीं जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। भाई हाई कोर्ट के सर्टिफाई करने के 2 तरीके, एक तो आपका केस जनरल इंटरेस्ट का हो, समाज में कुछ गलत हो गया हो बहुत, जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा हो। दूसरा क्या है, दूसरा है कि भाई हाई कोर्ट को लगे कि भाई ये जो केस चल रहा है इस पर सबसे अच्छा डिसीजन कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। तो आप सीधा कहां जा सकते हो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। देन गो टू सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफाई कर देता है फिर आप कहां जा सकते हो बच्चों, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते
कंप्लीट है यहाँ तक की बात। अब आगे देखो बच्चों, अब बच्चों हम सेकंड वाला, पहला वाला समझ में आ गया पूरा की पूरा। अभी मैं एनसीईआरटी बेसिक बताऊंगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा होगा वो सब पढ़ेंगे हम डिटेल के साथ। सेकंड वाला है बच्चों अपील्स इन क्रिमिनल मैटर। पहला पढ़ा था अपन ने सिविल मैटर। सिविल मैटर में याद रखना है कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा, देन उसके बाद आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। अब क्रिमिनल मैटर में देख लेते हैं बच्चों, सिंपल देखो कि मान के चलो बच्चों हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, ठीक है, मान के चलो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, उस क्राइम की सजा के रूप में हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी सुना दी, डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड सुना दिया बच्चों, मान के चलो, ठीक है। अब अगर, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुनो ध्यान से, एक बार फिर से इसको पढ़ता हूं मैं। अगर बात करें क्रिमिनल मैटर की, तो क्रिमिनल मैटर में क्या होगा बच्चों कि मान के चलो हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस सुना दिया, मृत्यु दंड सुना दिया, क्योंकि क्रिमिनल मैटर की बात कर रहे हैं। बट ये मृत्यु दंड कब सुनाया गया है, ध्यान से देखना बच्चों इधर। अब ये मृत्यु दंड या ये जो डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, ये सुनाया गया है बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बदलने के बाद। मतलब किसी व्यक्ति का सबसे पहले केस कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मान के चलो बच्चों सबॉर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मान के चलो उस व्यक्ति को कुछ सजा सुनाई या रिहा कर दिया मान के चलो, लेकिन क्राइम साबित हो गया था, ठीक है, मान के चलो कुछ गड़बड़ी हुई, हाई कोर्ट को समझ में आया कि भाई कुछ ना कुछ मैटर तो है, हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी सुना दी, मृत्यु दंड सुना दिया, तो फिर क्या होगा, फिर आप सीधा मुद्दा कहां लेके जा सकते हो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। और इसमें हाई कोर्ट के सर्टिफाई की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है बच्चों, मान के चलो मैं हूं, मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, मैंने कोई क्राइम किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे कोई और सजा सुनाई, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने मान के चलो मुझे डेथ पेनल्टी सुना दी, डेथ सेंटेंस सुना दिया, तो फिर जो मेरे रिलेटिव हैं वो सीधा कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और इसमें हाई कोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा है जुडिशरी सिस्टम में, उसका कोई मैटर नहीं है वहाँ पर, ठीक है, वो उसका मैटर तो जेल में चलता है, वो अलग है, ठीक है, वो तो जो है कि भाई वो सजा माफ कर सकता है प्रेसिडेंट आपकी, ठीक है, वो नहीं है, वो अलग मैटर है, उसको नहीं करना है यहाँ पर। एक और केस है बच्चों की, अगर मान के चलो हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस सुना दिया आपको, पहला मुद्दा तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा मुद्दा इधर देखो कि भाई अगर मान के चलो हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुना दिया आपको, और ये डेथ सेंटेंस कब सुनाया है, सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस को अपने अंतर्गत ला करके, मान के चलो कि भाई किसी, मान के चलो मैं हूं, मेरा मुकदमा चल रहा है किसमें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। अब हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई इस व्यक्ति का मुकदमा मैं, मतलब इस व्यक्ति को सजा मैं सुनाऊंगा, तो मेरे केस को सुप्रीम हाई कोर्ट क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या मंगा लेगा, खुद के पास, और मुझे क्या सुना दे, डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस सुना दे, मृत्यु दंड सुना दे, तो फिर मेरे जो रिलेटिव है वो सीधा कहां जा सकते हैं बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। समझ पा रहे हो, और इसमें भी हाई कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। देखो इसी तरह समझा देता हूँ, अगर नहीं आया हो तो, दोनों बातें वैसे आ गई होंगे बच्चों। सबसे पहले पढ़ा था बच्चों अपन ने सिविल मैटर। सिविल मैटर में तो क्या था बच्चों कि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट कब, जब हाई कोर्ट क्या कर दे बच्चों, सर्टिफाई कर दे, अनुमति दे, मतलब चेक कर ले वो एक बार। और चेकिंग क्या करेगा कि मान के चलो कोई केस किस मैटर का होना चाहिए, जनरल में, जनरल इंटरेस्ट का हो, सामान्य हित का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर एक और क्या पढ़ा था अपन ने, या फिर हाई कोर्ट को लगे कि किसी केस पर सुप्रीम कोर्ट ही सही से डिसीजन दे पाएगा, तो भी फिर आप हाई कोर्ट को सर्टिफाई लेकर के कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। ये तो सिविल मैटर की बात हुई थी। अगर हाई कोर्ट मान के चलो सर्टिफाई ना करे तो फिर नहीं जाओगे। किसी को हाई कोर्ट का डिसीजन सही नहीं लगा सिविल मैटर में, तो एक बेंच बैठेगी वहां पे, बेंच डिसीजन देगी, बेंच मना कर देते तो फिर आप नहीं जाओगे, सिंपल बात, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अगर अब बात करूं मैं क्रिमिनल मैटर की,
पेन को क्या हो गया, क्रिमिनल मैटर, आपराधिक मामलों की बात करें बच्चों, तो आपराधिक मामलों में अगर मान के चलो हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी सुना दी, मृत्यु दंड सुना दिया, लेकिन ये डेथ पेनल्टी कब सुनाई है, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस व्यक्ति को कुछ अलग सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को क्या सुना दी, डेथ पेनल्टी सुना दी। तो उस व्यक्ति का जिसको डेथ पेनल्टी सुनाई है उसके जितने भी रिलेटिव है वो अपील लेकर के कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसमें हाई कोर्ट की किसकी जरूरत नहीं है, सर्टिफाई की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा बच्चों कि अगर मान के चलो हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी सुना दी, ठीक है, और ये डेथ पेनल्टी कब सुनाई है कि भाई किसी व्यक्ति का केस किस में चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस चल रहा था बच्चों। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, इस व्यक्ति के केस को पहले खुद के पास बुलाया, मंगवाया, और हाई कोर्ट ने इस केस में डेथ पेनल्टी सुना दी। तो भी इस व्यक्ति के जिसको डेथ पेनल्टी सुनाई गई है रिलेटिव कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और इसमें भी हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। देख, अगर मान के चलो हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी सुनाई, छोड़ यहां से देख, मान के चलो कि मेरा केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है, लेकिन मेरे केस को मान के चलो कि हाई कोर्ट ने बुला लिया अपने पास कि भैया इस पर मुकदमा मैं कर, मतलब इस पर सजा सुनाऊंगा मैं, इस पर डिसीजन दूंगा मैं, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा, और हाई कोर्ट ने मुझे मृत्यु दंड सुना दिया, डेथ पेनल्टी सुना दी। तो मेरे रिलेटिव कहां जा सकते हैं, फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसमें हाई कोर्ट की सर्टिफाई की जरूरत नहीं है। ये तो क्रिमिनल मैटर हो गए दोनों। अब आगे देखो, कंप्लीट है यहां तक। अब देखो आगे बच्चों यहां पे कि भाई सेम कंडीशन, मतलब आपको हाई कोर्ट के सर्टिफाई की जरूरत नहीं है किसमें, डेथ पेनल्टी अगर सुनाई है हाई कोर्ट ने, क्या सुनाई है, डेथ पेनल्टी। मतलब अगर हाई कोर्ट ने मृत्यु दंड सुना दिया किसी व्यक्ति को तो फिर आप सीधा कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, सर्टिफाई की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ मतलब उम्र कैद की सजा, आजीवन कारावास की सजा अगर सुना दी हाई कोर्ट ने, तो भी आप कहां जा सकते हो बच्चों, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आजीवन कारावास में भी आपको हाई कोर्ट के सर्टिफाई की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हाई कोर्ट ने आपको सुनाया मृत्यु दंड तो भी आप हाई कोर्ट से अपनी अपील को कहां लेकर के जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट ने सुनाया आपको आजीवन कारावास तो भी आप अपनी अपील को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकते हो। और अगर हाई कोर्ट ने आपको सुनाया क्या 10 साल से अधिक की सजा तो भी आप अपने केस को कहां लेकर के जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकते हो, ठीक है। इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 ईयर्स। तो इन सब के लिए पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया था। मतलब ये सेम कंडीशन है बच्चों, इन सब के लिए आप कहां जा सकते हो, अपील लेकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कंप्लीट है बच्चों ये सारा की सारा यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। देखो ये टोटली कंप्लीट हो गया, बट एक बात जो याद रखने योग्य है बच्चों कि केस आपका, एक मिनट, हाँ, सर्टिफाइड नॉट रिक्वायर्ड, वही सेम जो मैंने बात बताई थी कि अगर इन मुद्दों से संबंधित केस है जिसमें डेथ पेनल्टी सुना दी हो, आजीवन कारावास सुना दिया हो, ठीक है, 10 साल से अधिक की सजा सुना दी हो किसी व्यक्ति को, तो फिर इसमें क्या है, सर्टिफाइड की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप अपनी अपील को सीधा कहां लेकर के जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट लेकर के जा सकते हो। ये सारी तो हो गई थी बातें। देखो अब आता है बच्चों थर्ड वाला, पहला और सेकंड समय में आ गया सिविल मैटर वाला। सिविल मैटर में हाई कोर्ट की सर्टिफाई की जरूरत है, क्रिमिनल मैटर में हाई कोर्ट की सर्टिफाई की जरूरत नहीं है। अब अगला है बच्चों अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कि भाई संवैधानिक मामलों से संबंधित। तो सुनो बच्चों, मान के चलो बच्चों कि अगर आपको हाई कोर्ट से अपनी अपील को लेकर के जाना है सुप्रीम कोर्ट, ये देख रहे हैं अपन कि अगर आपको हाई कोर्ट से अपनी अपील को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाना है तो उसके लिए 2-3 चीजें देखो बच्चों कि मान के चलो सबसे पहले कि भाई हाई कोर्ट सर्टिफाई करे, ठीक है। मान के चलो किसी केस में संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, मतलब कि अगर मान के चलो बच्चों, ठीक है, प्लस केस का फैसला आपके पक्ष में नहीं आया है तो आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो।
मैं इधर बताता हूं आपको कि भाई देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आपको जाना है बच्चों कहां, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर संवैधानिक मामलों में मान के चलो हाई कोर्ट से, अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों कि हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगी। एक तरीका तो भाई अगर मान के चलो कोई केस चल रहा है, उस केस में हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि भाई ये केस किससे संबंधित है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, संविधान की व्याख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान की व्याख्या से संबंधित है। दूसरा एक और क्या देखा था अपन ने, भूल गए विशाल, क्या देखा था? एक तो अपन ने देखा है कि अगर कोई केस संविधान की व्याख्या से संबंधित है तो, और हाँ, और अगर डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया है तो। एक और कौन सा देखा था अपन ने कि अगर आपके पक्ष में क्या नहीं आया, फैसला नहीं आया, तो फिर आप अपनी अपील को कहां लेकर के जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट लेकर के जा सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें बच्चों? ये है, मतलब इतना याद रखना है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जब बात आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की, संवैधानिक मामलों की, तो आपको याद रखना है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित क्या होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। और अपन अपील लेकर के क्यों जाते हैं बच्चों? जब अपने पक्ष में फैसला नहीं आएगा तभी तो अपील लेकर के जाएंगे। ये तो कॉमन बात है, जनरल बात है। लेकिन ये जनरल बात नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर में नहीं आएगा, ये सिविल मैटर में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आएगा। संविधान के अंदर तो सारे ही मैटर आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं सारे मैटर, लेकिन संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, अब इधर इसके अलावा, एक मिनट, इसके अलावा और भी बच्चों, मतलब अगर मान के चलो कोई मैटर सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, अदर प्रोसीडिंग मैटर है रिलेटेड टू सेल्स टैक्स से संबंधित है, जिसको जीएसटी से बोल दिया, जीएसटी बोल दिया गया, इन सब मैटरों से संबंधित आप कहां कर सकते हो अपनी अपील? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। लेकिन एक याद रखना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से संबंधित कर रहे हो तो उसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रोविजन वाला केस होना चाहिए। मतलब संविधान के किसी प्रोविजन पर डिस्प्यूट हो तो कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। संविधान के किसी आर्टिकल पर कोई डिस्प्यूट हो तो कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। संविधान के किसी धारा पर कोई, आईपीसी की धारा पर कोई डिस्प्यूट हो तो कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? तो तीन पढ़े, सिविल मैटर जिसमें हाई कोर्ट की सर्टिफाई की जरूरत है, क्रिमिनल मैटर जिसमें हाई कोर्ट की सर्टिफाई की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, संविधान की व्याख्या से संबंधित केस होना चाहिए। तीन हो गए। अगला देखो बच्चों, फोर्थ नंबर का देखो ध्यान से। फोर्थ नंबर का है बच्चों अपील्स बाय स्पेशल लीव। स्पेशल लीव का मतलब यहाँ विशेष छुट्टी नहीं है। स्पेशल लीव का मतलब तुम्हें समझ, विशेष छुट्टी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा नहीं। स्पेशल लीव का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी केस पर सीधा अपना निर्णय सुना सकता है, किसी केस को सीधा अपने पास बुला सकता है। देखो बच्चों, जैसे कि देखना ध्यान से, मान के चलो बच्चों कोई, वैसे अपन प्रोसेस तो यही पढ़ते हैं अभी तक तो, कि सबसे पहले केस कहाँ गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ गया? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। जनरली तो अपन ये पढ़ते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ग्रांट स्पेशल लीव। बट मान के चलो बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव फॉर यू, मान के चलो कि तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव की अनुमति दे दी। अब स्पेशल लीव क्या है? सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। स्पेशल लीव क्या है? सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, विशेष शक्ति है बच्चों, ठीक है। अब इसके तहत क्या हो सकता है, देखना ध्यान से, इस पावर के तहत, जो स्पेशल लीव वाली पावर है, इसके तहत क्या हो सकता है? तो आपका केस, एक मिनट देखो ध्यान से, तो आपका केस किसी भी कोर्ट में हो वो सीधा अब सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। मतलब अगर मान के चलो बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने
किसी के लिए या अपनी डिस्क्रिशनरी पावर या अपनी स्पेशल लीव वाली पावर का यूज किया तो भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी केस चल रहा हो वो सीधा किसके पास आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगा। तो याद रखना फोर्थ वाला बात करता है सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर मतलब कि स्पेशल लीव पावर, किसके बारे में बात करता है, स्पेशल लीव। और स्पेशल लीव पावर का मतलब क्या है कि भारत के किसी न्यायालय में कोई केस कहीं भी चल रहा हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का यूज किया तो उस केस को वो अपने पास बुला सकता है। कंप्लीट है बच्चों, यहां तक तो फोर्थ वाली ये है। उसको लगे कि भाई सोशल इंटरेस्ट का मुद्दा है, उसको लगे कि भाई इससे महिलाओं पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है किसी केस से, उसको लगे कि इससे बच्चों की मेंटलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको लगे कि इससे सोसाइटी में नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इससे संबंधित मुद्दे को सीधा अपने पास बुला सकता है। उसको लगे कि इससे इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी को खतरे पड़ रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सीधा केस को अपने पास बुला सकता है। सिंपल बात, ठीक है। देखो बच्चों, नॉट, लेकिन 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 अगर मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स है और कोर्ट मार्शल है तो फिर ऐसा नहीं होगा। आपको पता हो बच्चों फौजियों का अलग कोर्ट होता है, जो आर्मी मैन होते हैं हमारे उनका अलग कोर्ट होता है, मैंने बहुत बार बताया है, उनको कोर्ट मार्शल करते हैं उनका, ठीक है। तो उनसे संबंधित ये प्रोविजन नहीं है, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी से भी, किसी भी कोर्ट से किसी भी प्रकार के केस को सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है। चारों कंप्लीट है। अगले नंबर के देखो बच्चों, चार ही थी ना यहाँ, चार तो हो गए बच्चों। ये अपनी क्या अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में चार टाइप होते हैं बच्चों, चार की चार अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। और टोटल ज्यूरिसडिक्शन 5 टाइप की थी। टोटल ज्यूरिसडिक्शन अपन ने 5 टाइप की पढ़ी है, ठीक है, जो अपन ने यहाँ पे लिए हैं। लेकिन जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है बच्चों वो कितने टाइप की पढ़ी है अपन ने, 4 टाइप की। अब देखो बच्चों आगे, नोट, स्पेशल लीव डिस्क्रिशनरी पावर है, सभी प्रकार के केस पर लागू होती है। मतलब अगर किसी भारत के किसी भी कोर्ट में किसी भी प्रकार का केस किसी भी मैटर से संबंधित हो, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का यूज किया तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास बुला सकता है। यही है सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी स्पेशल लीव पावर। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक सारी बात। चाहे वो मुद्दा सिविल मैटर से संबंधित हो, चाहे मुद्दा क्रिमिनल मैटर से संबंधित हो, चाहे मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से संबंधित हो, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस केस को अपने पास बुला सकता है। तो याद रखना है, लास्ट बार बोल रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल दिमाग कान खोल के सब सुन लो कि सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लीव पावर का मतलब, या जो स्पेशल लीव पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो डिस्क्रिशनरी पावर है। इसका मतलब ये है कि भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी मैटर से संबंधित, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, किसी भी मैटर से संबंधित भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का केस चल रहा हो, अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी स्पेशल लीव पावर का यूज करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास बुला लेगा और उस पर डिसीजन दे देगा। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक, चलिए अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे। तो ये तो हो चुका है बच्चों अपना कौन सा, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अब चलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार खत्म। 5 प्रकार के क्षेत्राधिकार बताए हैं मैंने आपको, ठीक है, जो मोस्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ 5 प्रकार के, जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार खत्म। अब दूसरा पढ़ेंगे बच्चों अपन कौन सा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार, जिसको वो क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। देखो बच्चों, देखना ध्यान से कि भाई नॉर्मली तो हम यही पढ़ते हैं बच्चों, कोई केस है पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, सिंपल बात तो हम यही पढ़ते हैं। बट अगर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो जानने को मिलेगा आर्टिकल 131 में कि भाई मान के चलो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट के पास डिसीजन देने की सब पावर नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं देंगे, सीधा डिस्ट्रिक्ट उस पर डिसीजन कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे डिस्प्यूट होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर डिसीजन देने की पावर सीधा किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ये बताता है आर्टिकल 331, हाँ सॉरी 131, आर्टिकल 131 कौन बताता है, ये आर्टिकल 131 131 बताता है। अब आगे देखो बच्चों, इसमें देखो अब आर्टिकल 131 की बात करेंगे तो याद रखना है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि भाई आप सीधा कहां जा सकते हो, मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट किसी मतलब कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर केवल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। अब कौन कौन से हैं देखो,
सुप्रीम कोर्ट को कुछ डिस्प्यूट को, मतलब कुछ केसों को पहली बार में ही सुनने का अधिकार है। कि भाई मान के चलो कोई डिस्प्यूट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वेट नहीं करेगा, सीधा खुद डिसीजन देगा तुरंत की तुरंत। अब कौन कौन से केस हैं बच्चों, तो एग्जांपल लिख दिए मैंने यहाँ पे, देखो केस नंबर 1, मान के चलो बच्चों कि, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, मान के चलो बच्चों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर देख ध्यान से, बाद में पढ़ लेना वो। देखो मान के चलो बच्चों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस वन और मोर स्टेट, कि भाई मान के चलो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है तो ये मुद्दा सीधा कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सिंपल बात समझ में आ रही है। अगर केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इसमें हाई कोर्ट बात नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बात नहीं करेगा। दूसरा केस सुनो बच्चों कि अगर मानकर चलो वन और मोर स्टेट, कि एक या एक से अधिक राज्य वर्सेस वन और मोर अदर स्टेट, मान के चलो कि एक या एक से अधिक राज्य वर्सेस एक या एक से अधिक राज्य पर दूसरे वाले, राजस्थान और एमपी, कोई भी जरूरी नहीं है कि भाई पूरा पश्चिम के ही हो, कहीं के भी, मान के चलो राजस्थान और एमपी के दो राज्य, मतलब राजस्थान और एमपी दो स्टेट, ठीक है, ये दोनों एक बात कह रहे हैं, और यूपी और बिहार ये दोनों एक बात कह रहे हैं, इन चारों में डिस्प्यूट हो गया एक मुद्दे को लेकर के, तो भी ये मुद्दा कहां जाएगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इतना याद रखना है। थर्ड नंबर का केस देखो बच्चों, देखो कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस एक या एक से अधिक राज्य, ये दोनों वर्सेस वन और मोर अदर स्टेट, तो ये मुद्दा भी कहां जाएगा भैया, सुप्रीम कोर्ट है। मान के चलो कोई केस ऐसा है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर कर रही है, कुछ राज्य भी फेवर कर रहे हैं, बट कुछ और राज्य फेवर नहीं कर रहे हैं, तो ये डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट अगर ये हुआ तो ये मुद्दा भी कहां जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट। कंप्लीट है बच्चों यहां तक। तो ये थी आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये क्या थी आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकारिता, ये क्या थी, मूल क्षेत्राधिकारिता। दोनों कंप्लीट है बच्चों, दोनों कंप्लीट करा दिए मैंने अच्छे से, ठीक है। आगे देखो बच्चों, हाँ हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम पे सुनो अब इधर ध्यान से, नोट ये केस एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ अ लीगल राइट, कि भाई अगर अपन बात करें ये कौन, ये जो केस होंगे बच्चों जो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं वो किससे संबंधित होंगे, लीगल राइट से संबंधित होंगे, कानूनी अधिकारों से संबंधित होते हैं। सुनिए बच्चों, कुल मिलाकर के अगर मान के चलो कोई मुद्दा ऐसा है जिसका नेचर पॉलिटिकल नेचर है, मतलब राजनीतिक हित की वजह से या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए या अपनी पॉलिटिक्स खेलने के लिए कोई डिस्प्यूट करवा दिया, तो फिर ये मुद्दा कहां नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में सीधा सीधा मुद्दा कौन सा जाएगा, जिसका नेचर कैसा होना चाहिए, लीगल राइट वाला हो, कानूनी अधिकार छिन गए हो किसी के, ठीक है, सोशल मैटर हो गया हो, दो स्टेटों के बीच में कोई मैटर हो गया हो, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया हो, तो ही आप कहां जाओगे, फिर सीधा मतलब तो ही मैटर कहां जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर आपने आपकी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए डिस्प्यूट करवाया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सीधा मुद्दा नहीं जाएगा, पहले हाई कोर्ट में जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कंप्लीट है बच्चों यहां तक, चलिए अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद भी हैं बच्चों, मतलब कुछ ऐसे केस भी हैं जो फेडरल डिस्प्यूट तो हैं लेकिन वो बच्चों फिर भी क्या होते हैं, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। जैसे कि देखो एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी हैं बच्चों, केस ऐसे भी हैं कुछ जो संघीय विवाद तो हैं, मतलब फेडरल डिस्प्यूट तो हैं, फेडरल सिस्टम में हम यही पढ़ते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल स्टेट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट, यही पढ़ते हैं फेडरल सिस्टम में। तो अगर मान के चलो कोई केस ऐसे हैं बच्चों जो कि क्या हैं, फेडरल डिस्प्यूट के अंतर्गत तो आते हैं लेकिन फिर भी कुछ केस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे तौर पर नहीं जाते हैं या उनके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना जाता है। सुनो अब ये सब केस लिखे हुए हैं बच्चों आर्टिकल 262 में, आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 131 में, आर्टिकल 363 में और आर्टिकल 257 में। अब ये आर्टिकल भी पढ़ने हैं अपने को, वरना पता कैसे चलेगा, पढ़ते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले आर्टिकल 226 बात करता है, सॉरी 262
आज पता नहीं गलत हो रहा है बहुत सारा। 262 बात करता है बच्चों इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। सुनो कि अगर मान के चलो बच्चों दो राज्यों के बीच में वाटर डिस्प्यूट हो गया हो, पानी को लेकर के जल विवाद हो गया हो, किसी नदी के पानी को लेकर के, किसी झील के पानी को लेकर के, किसी तालाब के पानी को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो गया हो, तो फिर ये मुद्दा सीधा कहाँ नहीं जाएगा बच्चों? सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा नहीं जाएगा सीधा। अब देखो बच्चों ये फेडरल तो है, क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट तो आ रहा है, फेडरल डिस्प्यूट तो है भाई। फेडरल डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि जिसमें दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो गया हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो गया हो, वही तो फेडरल डिस्प्यूट है, ठीक है, वही तो संघीय विवाद है। तो संघीय विवाद के हिसाब से इसको कहां जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन पार्लियामेंट ने इसके लिए 1956 में एक एक्ट बना दिया है और इसके लिए अब एक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी बच्चों? ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी। मतलब अपन ट्रिब्यूनल्स को क्या बोलते हैं? न्यायाधिकरण बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इसके लिए एक न्यायाधिकरण बनाया जाएगा और जो वो डिसीजन देगा उसके आधार पर डिसीजन सुनाए जाएंगे। मतलब वो जो विचार रखेगा उसके आधार पर डिसीजन सुनाए जाएंगे। तो एक तो ये एक्सेप्शन है बच्चों, समझ में आ रही है ये वाली बात कि अगर मान के चलो कोई वाटर डिस्प्यूट है दो राज्यों के बीच में बच्चों, तो वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो मुद्दा के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगी। ये पार्लियामेंट ने अपने एक्ट 1956 में ऐसा कहा है। कंप्लीट है बच्चों। आगे देखो और भी, तो बच्चों ये वाला केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ठीक है, इतना याद रखना है। हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी, इसके लिए पहले ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगे, ठीक है। चलिए ट्रिब्यूनल्स के बाद में सारी प्रक्रियाएं होंगी। अब आते हैं बच्चों आर्टिकल 331 और आर्टिकल 363। यहाँ पे मैंने केवल वही प्रोविजन लिखे हैं जो इन केसों से संबंधित हैं। आर्टिकल तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये ऐसा मत सोचना कि हमने पूरा ही पढ़ लिया, नहीं, आर्टिकल तो बड़े बड़े हैं। मैं यहाँ पे केवल आपको वही बता रहा हूँ जो अपने इस टॉपिक से संबंधित है। सुनिए बच्चों ध्यान से कि भाई आर्टिकल 131 और आर्टिकल 363 क्या बात करता है कि अगर डिस्प्यूट किसी ऐसी ट्रीटी मतलब संधि, ट्रीटी मतलब संधि समझौता, कि अगर किसी ऐसी ट्रीटी और एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट मतलब समझौता, एग्रीमेंट की वजह से है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले का है। कि अगर मान के चलो बच्चों कोई डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट किसकी वजह से है? कोई ऐसी संधि, कोई ऐसी ट्रीटी, कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले मतलब बिफोर 1950 1950 के पहले कोई डिस्प्यूट चला हो किसी संधि की वजह से, ठीक है, या मतलब 1950 के पहले कोई ट्रीटी हुई हो, कोई एग्रीमेंट किया हो हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने मिलकर के, उसकी वजह से अगर आज डिस्प्यूट चल रहा है तो फिर एक मिनट आगे देखो बच्चों, तो फिर ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो मैं इधर समझाता हूँ, बच्चों नहीं आ रहा हो तो। लाइट जा चुकी है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट तो थोड़ा सा आप मैनेज करें। देखिए अगर मान के चलो बच्चों कि 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 1950 से पहले मान के चलो कोई संधि हुई, कोई ट्रीटी हुई, कोई समझौता हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, और इस एग्रीमेंट की वजह से मान के चलो बच्चों 2024 में क्या हो गया, 2024 में क्या हो गया बच्चों, डिस्प्यूट हो गया मान के चलो, ठीक है। तो ये वाला जो केस है वो किसके अंतर्गत नहीं आएगा बच्चों? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत ये नहीं आएगा। किसके अंतर्गत नहीं आएगा? ये मूल अपना जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत ये नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद है। ये क्या है? क्योंकि भाई ये संविधान लागू होने के पहले की बात है, समझ पा रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट बच्चों आया है अपना कब? 28 जनवरी 1950। कंप्लीट है बच्चों, यहां तक सारी बातें, ठीक है। आगे देखो तो ये एक्सेप्शन चल रहे हैं बच्चों, अभी देखिए आगे। अब पढ़ लेते हैं बच्चों आर्टिकल 256। ये क्या बात करता है? ध्यान से देखना है इधर, दिल दिमाग से बदरी लगाओ जब इस समय में आएंगी ये चीजें बच्चों। देखो अगर बात करें आर्टिकल 256 की बच्चों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है, ऐसा लिखा है आर्टिकल 256 में। किसमें लिखा है बच्चों? आर्टिकल 256 256 कहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है। अब डायरेक्शन किस चीज से संबंधित? तो देखो बच्चों इसके लिए भी
पहला, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर नेशनल लेवल, कि भाई नेशनल लेवल से संबंधित किसी कम्युनिकेशन या मेंटेनेंस की बात आती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है। अगला, कि अगर मान के चलो मिलिट्री के इंपोर्टेंट से संबंधित कोई मुद्दा है, हमारी सेना से संबंधित कोई मुद्दा है, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है। ऐसा कौन कहता है या कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? तो याद रखना है आर्टिकल 256 में ऐसा लिखा हुआ है। किसमें लिखा है ऐसा बच्चों? आर्टिकल 256 में ऐसा लिखा हुआ है। कंप्लीट है यहां तक। अगला देखो बच्चों, देखो ये भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं है। मतलब अगर सेंट्रल, देखना बच्चों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक मिनट, अगर बच्चों केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई आदेश दिया, ठीक है, तो ये किसका पार्ट नहीं है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं है। राज्य सरकार ये नहीं कह सकता भैया क्यों आदेश दे रहा है, ये ड्रामा नहीं चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं है। हाँ, बट ध्यान ये रखना है केंद्र सरकार को कि भाई मुद्दा ऐसा होना चाहिए जिसका मेंटेनेंस या जिसका अरेंजमेंट किस लेवल पर हो? नेशनल लेवल पर हो, या जो आर्मी से संबंधित हो, ठीक है, हमारी सेना की सिक्योरिटी से संबंधित हो। तो इन मुद्दों पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को डायरेक्शन दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है, आदेश दे सकती है कि भाई ये करो और ये मत करो। कंप्लीट है बच्चों। ये कहता है आर्टिकल 256। आगे चलें हम। चलिए बच्चों, देखिए अब बात कर लेते हैं बच्चों आर्टिकल, लाइट आ चुकी है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल साफ दिख ही गया होगा अब तो। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों आर्टिकल 280 की, अनुच्छेद 280 क्या बात करता है। तो देखो कि कोई मुद्दा जो फाइनेंस कमीशन के पास भेजा गया हो, मान के चलो कोई डिस्प्यूट ऐसा है, भाई पैसों से संबंधित कोई विवाद हो गया, ठीक है, और वो मुद्दा कहाँ भेजा गया? फाइनेंस कमीशन के पास भेजा गया है बच्चों। तो इसमें सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में डिस्प्यूट हो गया हो, मान के चलो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि भाई मान के चलो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पैसों से संबंधित कोई मुद्दा चला, फाइनेंस कमीशन के पास वो मुद्दा गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं माना जाएगा। मतलब पैसों से संबंधित जो मुद्दा है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया है और फाइनेंस कमीशन के पास भेजा है, तो फाइनेंस कमीशन डिसीजन सुनाएगा, ये मुद्दा सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। पहले फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देखी जाएंगी कि भैया क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातें। कंप्लीट है बच्चों। तो आर्टिकल 280 याद है, आर्टिकल 256 याद है, अभी पढ़ा है जस्ट, ठीक है। आगे देखो, देखो बच्चों, तो ये तो बात हो चुकी है बच्चों अपनी किसकी, कि भाई अपन ने टोटल क्या कर लिए हैं? 2 प्रकार की जुरिस्डिक्शन कंप्लीट कर लिए बच्चों। कितने प्रकार की कर लिए? 2 प्रकार की जुरिस्डिक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। पहली जुरिस्डिक्शन कौन सी? अपीलेट जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन टोटल 5 टाइप की हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें जुरिस्डिक्शन मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार पहला पूरा कर लिया, और पहले अपीलीय क्षेत्राधिकार में भी 4 टाइप है बच्चों, 4 टाइप पूरे कर लिए। दूसरा है बच्चों अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब मूल क्षेत्राधिकार पूरा कर लिया है, एक्सेप्शन पढ़ लिए, आर्टिकल्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया है बच्चों। अब बच रही है हमारी कितनी जुरिस्डिक्शन? 2 और हैं। एक तो रिट जुरिस्डिक्शन बाकी है, और एक और कौन सी है? हाँ, 3 और बाकी है। एक तो रिट जुरिस्डिक्शन बाकी है, और एक और कौन सी है? एडवाइजरी, ठीक है, और एक और कौन सी है? ठीक है, हाँ, एक तो संशोधन जुरिस्डिक्शन बाकी है, एक सलाहकार जुरिस्डिक्शन बाकी है, और एक कौन सी है? रिट जुरिस्डिक्शन अपनी बाकी है। तो 3 जुरिस्डिक्शन और बाकी हैं बच्चों अपनी, ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी ऑनलाइन वाले साथी हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी है। क्लास में कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूँ। देखते रहिए, बना रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।